Hey everyone, welcome back to the another video by Carbon Talk. Today we are going to learn electron affinity. So, what is the meaning of electron affinity? It means loves for electron. जैसे कि कोई भी न्यूक्लियस की बात करें जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. कोई न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कोई कम अट्रैक्ट करेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जिसे डिफाइन करना हो तो टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में, क्योंकि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी देखा था ना कि किसी भी एटम की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर स्टडी करना हो तो वो जब भी आइसोलेटेड स्टेट में होता है तभी हम उसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं. सपोज इफ़ वी आर टेकिंग क्लोरीन एटम जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज़ करेगा. जबकि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा था ना कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करवाते थे. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है सराउंडिंग में, और इसी वजह से उसको नेगेटिव साइन में इंडिकेट किया जाता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जैसे कि क्लोरीन में -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज़ होती है, जो क्या इंडिकेट करेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देन हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करें, जिसे डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सपोज इफ़ वी आर टेकिंग नाइट्रोजन एटम, जैसे कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद N- का फॉर्मेशन करता है. देन वो जब भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और N2- बनाएगा, यहाँ पर ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है. वाई? बिकॉज यहाँ पर N- एनायन जो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा. अभी रिपल्शन होगा तो ईजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा ना N-. इसी वजह से हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है. दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. देन अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर 3 फैक्टर्स होंगे. पहला वाला है एटॉमिक रेडियस. जैसे कि अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें तो टॉप से बॉटम आने पर साइज़ इंक्रीज़ होगा, रेडियस इंक्रीज़ होगा. अभी जब साइज़ ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम लगता है, और इसी वजह से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है. ओके. देन अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें तो एटम का जितना न्यूक्लियस में जितना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को इफ़ेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा ना. इसी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के. देन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी देखा था, जब भी कोई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, जो स्टेबल है वो क्यों दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? वो तो चाहता ही नहीं है ना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हो. इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का वैल्यू बहुत ही डिक्रीज़ करता है. जैसे कि ग्रुप 18 के बारे में बात करें, जो इनर्ट गैस होती है, उन सभी एलिमेंट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता. इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. ये हमें याद रखना है, राइट.
देन अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी इन अ पीरियड, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफ़ेक्टिव इंक्रीज़ होगा। अभी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पुल्ड करेगा ना न्यूक्लियस, और इसी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का वैल्यू भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि सेकेंड पीरियड में लिथियम का सबसे कम होना चाहिए ना वैल्यू, लेकिन यहाँ पर किसका कम होगा? नियॉन का, क्योंकि इनर्ट गैस में हमने देखा था वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसीलिए स्टेबल होने की वजह से नियॉन का वैल्यू बहुत ही कम होगा। देन बेरिलियम होगा। वाई? बिकॉज बेरिलियम के पास ना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है 2s2, जो स्टेबल होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है। देन नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2p3, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, इसीलिए उसका भी वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। देन लिथियम के पास ना 2s1 होता है। अभी 2s1 है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो सकता है, इसीलिए उसका वैल्यू ना बोरॉन से इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बोरॉन के पास 2p1 है। अभी 2p2 होगा तो भी वो कोई हाफ फील्ड बनने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी लिथियम का वैल्यू ना बोरॉन से ज़्यादा होता है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमें ये ऑर्डर देखने को मिलेगा कि सबसे कम होगा नियॉन का, देन बेरिलियम का, देन नाइट्रोजन, देन बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देन अगर हम कंपेयर करें 2p और 3p ऑर्बिटल के एलिमेंट्स की, जैसे कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट देखें तो सेकेंड वाले में 2p ऑर्बिटल देखने को मिलेगी और थर्ड वाले में 3p ऑर्बिटल होगी वैलेंस शेल में, राइट। और यहाँ पर ना 3p के पास मोर स्पेस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, इसीलिए जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेकेंड वाले से ऑलवेज ज़्यादा होती है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन, सिलिकॉन की कार्बन से ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा, सल्फ़र की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, राइट। देन अगर हम पीरियड के बारे में बात करें तो थर्ड पीरियड में भी हमें ऐसे ही सेकेंड वाले के जैसा ही एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आर्गन की सबसे कम होगी, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फ़र और क्लोरीन। देन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता था? टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता था, तो जो डिस्टेंस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का वो ज़्यादा होता था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही कम लगता था, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए टॉप से बॉटम आने पर। लेकिन 16th ग्रुप में हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वैल्यू बिकॉज ऑफ इट हैज़ स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। देन पोलोनियम, देन टेलुरियम, सेलेनियम और सल्फ़र की 16 ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की वैल्यू। और ये वाला केस ना हमें याद रखना है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में ऐसे ही एक्सेप्शन वाले केस के सवाल ज़्यादा बनते हैं। देन अगर हम 17th ग्रुप की बात करें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर होता है और हमारी एग्ज़ाम में कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की होनी तो चाहिए, लेकिन क्लोरीन की एंटायर पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमने देखा था कि क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल में होगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, राइट, जिसके पास ना क्लोरीन के पास मोर स्पेस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, जबकि फ्लोरीन के पास नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा
और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना, रिपल्शन होगा, तो वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन क्लोरीन के पास ज़्यादा स्पेस है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो ये हमें याद रखना है कि क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये वाला सवाल देखिए जो कि हमारी जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है, जैसे कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर ना हमें 16th ग्रुप के एलिमेंट भी दिए गए हैं और 17th ग्रुप के भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन। ऑक्सीजन, सल्फर 16th के हैं। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करें तो सल्फ़र का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ये तो हमें पता है, क्योंकि ऑक्सीजन है स्मॉलर साइज़ और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए 16th ग्रुप में सबसे कम होता है ऑक्सीजन का, इसीलिए सल्फ़र का ज़्यादा होगा। 17th ग्रुप की बात करें तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन से। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करें तो किसका ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमें नोट डाउन करना है कि ग्रुप 17 हैज़ ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन ग्रुप 16 एलिमेंट, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, देन आयोडीन, फिर सल्फ़र और फिर ऑक्सीजन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you understand, or if not, please let me know in the comment box so I will do better in next time. Happy learning. Have a good day.